हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2023 के लिए आज की क्लास में हम करेंगे जीन पियाजे और इनके सिद्धांत को देखने के बाद इन पर बनने वाले सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्योंकि जो जीन पियाजे वाला आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यह आपके चाहे आपका CDP हो, इसमें भी ये आपका टॉपिक दिया है। इसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज यदि आपने ली है तो उसमें भी है, इंग्लिश में भी है और आपके संस्कृत में भी ये देखने को मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में आपको बता दें कि जो जीन पियाजे हैं इससे आपके एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनकी सारी विशेषताएं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और किस अवस्था की कौन सी विशेषता होती है, तो इससे क्वेश्चन आपके आने हैं। और इनके टर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्कीमा क्या कहलाता है, या फिर जीववाद जिसे हम एनिमेज में कहते हैं क्या कहलाता, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले हम इनकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। कभी कभी फैक्ट के रूप में केवल ये भी पूछ सकते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, ठीक है, या फिर इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जीन पियाजे का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था, याद रख लेना। नेक्स्ट है इनकी मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी इनकी 16 सितंबर सन 1990 में। अब इन्होंने जो प्रयोग है वो स्वयं के बच्चों पर किया था। इस सिद्धांत का जो सार है यदि आपको बताएं तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और इस सिद्धांत के बारे में डीपली इन्होंने बताया। तो इनमें जो इनके बच्चे थे उनमें से एक पुत्र था जिसका नाम था लॉरेंट, और इनकी 2 पुत्रियां थीं, ल्यूसिन और जैकलीन। इन पर इन्होंने प्रयोग करके अध्ययन किया था। अब इनका एक फैक्ट यहाँ पर आप देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया जाता है वो किस मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, तो वो आपका ऑप्शन में था विकासात्मक मनोविज्ञान। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, आपके जीन पियाजे, याद रखना। ये क्या कहलाता है विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब इसमें विकास की सभी अवस्थाओं का, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी आपकी अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो इसी कारण से जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वो बहुत ही विस्तृत है और इसके जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। अब विकासात्मक मनोविज्ञान के तो जनक हैं ही, साथ ही इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है, हमारे जीन पियाजे हैं। और पिछली क्लास में आपको बताया था जब हमने लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा था, तो जीन पियाजे और जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो रचनावादी हैं। रचनावाद बताया था क्या कहलाता है, तो रचनावाद का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय नहीं होते बल्कि सक्रिय होते हैं और स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, ठीक। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक। अब हम देखते हैं इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन है, कहाँ के हैं, इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक ही बात है। तो जीन पियाजे ने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। कहाँ पर, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की इन्होंने जेनेवा में। ये जीवशास्त्री थे किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने अधिक कार्य किया और उन्होंने स्वयं के बच्चों का निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। तो ये जीवशास्त्री थे ही, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक भी थे। अब देखते हैं पियाजे ने सबसे पहले सर्वप्रथम 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी यदि कभी आपसे पूछता है कि जीन पियाजे के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो आपको ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले कब, 1920 से आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, इसके क्षेत्र में कदम रखा था। और जीन पियाजे ने सन 1923 में अपनी सर्वप्रथम पुस्तक, मतलब इनकी पहली पुस्तक जो थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लिखी थी। तो 1920 से कार्य प्रारंभ किया और 1923 में इन्होंने अपनी पहली पुस्तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिखी। वो कौन सी है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। अब कुछ आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जीन पियाजे की, तो कभी यदि पूछता है कि कौन सी इनकी बुक है या नहीं है, तो ये इतनी याद रखना आप, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पहली पुस्तक 1923 में इन्होंने ये लिखी थी, ठीक। नेक्स्ट है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है प्ले ड्रीम एंड इमिटेशन इन चाइल्डहुड। अगली बुक है इनकी साइकोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, बिहेवियर एंड एवोल्यूशन। तो इतनी बुकें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम जीन पियाजे के जो टर्म है या प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, इससे आपका हर बार क्वेश्चन बनता है और क्या
क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए वो भी यहाँ पर हमने बीच बीच में डाले हैं, और पूरा सिद्धांत पढ़ने के बाद हम इनके करीबन 20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको यहाँ पर पता लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे की प्रमुख शब्दावलियों में। ये कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है सक्रिय रूप से। तो पूछ सकते हैं कि ये टर्म किसका है, तो ये टर्म है आपके जीन पियाजे का। अब इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, संक्रिया जुड़ा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये संक्रिया कहलाती क्या है, ऑपरेशंस कहलाता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि पूरे टर्म आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है संक्रिया। क्या है संक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। तो किसी भी वस्तु का बिगड़ जाने पर उसे पुनः पहले जैसे बनाना, यही वैज्ञानिक सोच और संक्रिया कहलाती है। मतलब मान के चलिए, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि साहिल है कोई लड़का जिसका खिलौना टूट गया है, तो वह उसे जोड़ने का प्रयत्न करता है। अतः उसमें वैज्ञानिक सोच का मतलब वह स्वयं से उसे जोड़ रहा है, तो उसमें क्या है, वैज्ञानिक सोच है, और बच्चा स्वयं सक्रिय होकर कार्य कर रहा है। तो इसी चीज को ही इन्होंने संक्रिया कहा है। ठीक, अब हम देखते हैं इनका दूसरा टर्म वस्तु स्थायित्व, और इससे पिछली बार क्वेश्चन बना था 2021 में। तो वस्तु स्थायित्व को कहते हैं परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि वस्तु भले ही नहीं दिख रही है लेकिन उसका अस्तित्व बालक के सामने होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दें, मान के चलिए बच्चे का कोई खिलौना है, वो उससे खेल रहा था, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उसको छुपा देते हैं, तो बच्चा यहाँ खिलौना भले ही नहीं दिख रहा लेकिन उसका अस्तित्व उसके सामने रहेगा, क्योंकि उसने देखा है कि अभी हम खेल रहे थे और यहीं कहीं आसपास ही होगा। तो वस्तु ना दिखे फिर भी उसका अस्तित्व होता है। इसी को इन्होंने वस्तु स्थायित्व अर्थात परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहा है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इससे देख सकते हैं आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, तो आप देख सकते हैं तब भी मौजूद हैं जब उन्हें अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात उसका अस्तित्व है। तो यही कहलाता है आपका वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, नेक्स्ट इनका टर्म है जीववाद। जीववाद यानी एनिमिज्म। इसका मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं को बच्चा जीवित मान लेता है। बच्चा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दें कि सूर्य उदास है, मतलब बच्चा सूर्य को जीवित मान करके और कहता है कि आज सूर्य उदास है या सूर्य खुश है, प्रसन्न है, इस तरीके से। तो इसी को एनिमिज्म, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसको जीवित मानना। जैसे उसको मान के चलिए वो चल रहा था और उसको कुर्सी उसके पैर में लग गई, तो कुर्सी को वो मार देगा लौट के, मतलब वो ये समझता है कि ये भी जीवित है और इसने हमें जानबूझ करके मार दिया है। तो इस तरीके से ये जीववाद कहलाता है, मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना। ठीक, नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारिक। क्या कहलाता है, तो प्रारंभिक जो क्रियाएं होती हैं जैसे रोना, हंसना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी क्रियाएं मूल प्रवृत्त्यात्मक, मतलब जो मूल प्रवृत्ति हैं वो जन्मजात होती हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है परावर्ती अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाता है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा जिस कार्य को सीख लेता है उसी को बार बार दोहराता है। जैसे अंगूठा चूसना, जन्म के बाद बच्चा अंगूठा चूसना सीख लेता है, फिर उस कार्य को वो कई वर्षों तक करता रहता है, यही कहलाती है आपकी रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, नेक्स्ट है अविलोमीयता, अप्रतिवर्तता या अपलटावीपन, इरिवर्सिबिलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो अनुक्रमणशीलता अक्षरों में और गिनती में देखने को, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्षरों और गिनती में पाई जाती है वो अविलोमीयता होती है। लेकिन यदि आकृतियों की बात करें, चित्रों की बात करें, तो इसमें संरक्षण का अभाव जिसे कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है और किस अवस्था की विशेषता है, तो अभी हम थोड़ी देर में अवस्थाएं पढ़ेंगे, वहाँ आपको बताएंगे। अभी आप टर्म यदि यहाँ जाने रहेंगे तो आप सारी अवस्थाओं में फिर आपको ये डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से बता देंगे कि कौन सी अवस्था में कौन सी विशेषता होती है। ठीक, तो ये अविलोमीयता क्या कहलाती है। अविलोमीयता का मतलब इसमें बच्चा जिस बिंदु से आगे चला जाता है फिर उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। मान के चलिए यहाँ हमने पी बनाया, तो बालक ए तो समझ गया कि ये पी है, और यदि हम यहीं पर पी से इस तरीके से बी बना दें तो फिर बच्चा बी को ही समझेगा, यहाँ पी को नहीं, पी को भूल जाएगा। ठीक है, अर्थात पी से हम आगे चले गए अर्थात बी बना दिया, तो बच्चा पी भूल जाता है और पुनः पी पर वापस नहीं आ पाएगा, केवल वह बी को ही पहचानेगा। यही कहलाती है अविलोमीयता। ये हो गया अक्षर। यदि गिनती की बात करें तो गिनती में जैसे हमने यहाँ पर
2 + 2 हमने लिखा, ठीक है। तो 2 + 2 यहाँ पर 4, तो बालक के दिमाग में 4 तो है, लेकिन यदि हम यहीं ये बालक से कह दें कि 4 से क्या हम पुनः 2 पर आ सकते हैं, तो बालक यहाँ पर नहीं बता पाएगा कि 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये नहीं बता पाता, यह कहलाती है आपकी अविलोमीयता, या फिर इसी को अप्रतिवर्तिता कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखते हैं संरक्षण का अभाव। जैसे गिनती और अक्षरों में आपकी अविलोमीयता होती है, उसी तरह से जो आकृतियाँ होती हैं उसमें संरक्षण का अभाव देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए एक पानी की बूंद है ये, और इस पे हम यदि गुलाब का फूल बना दें इस तरीके से, तो बालक को केवल फूल दिखेगा, ये बूंद पानी की भूल जाएगा। मतलब ये कहलाता है संरक्षण का अभाव जो आकृतियों में देखने को मिलता है। एक आपका क्वेश्चन आता है कि एक पतला गिलास है और एक चौड़ा गिलास है और इसमें जल की मात्रा बराबर है, लेकिन जो पतला गिलास है उसमें जल जो है उसमें आयतन अधिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ यदि हम बच्चे से पूछेंगे कि जल किस में अधिक है, तो यहाँ है तो बराबर मात्रा में, लेकिन बालक क्या बताएगा कि इस वाले गिलास में ज़्यादा जल है। तो यह किस अवस्था की विशेषता होती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संरक्षण का अभाव, और यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। सॉरी, मूर्त नहीं, यहाँ पर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये अभी हम देख लेंगे आकृतियों में कि कौन सी विशेषता किस अवस्था में पाई जाती। बस अभी याद रखना कि संरक्षण का अभाव होता क्या है, अविलोमीयता होती क्या है। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको जल्दी जल्दी से और समझते हुए, ठीक है, सारा टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं सब सब्जेक्ट में मिला करके, ठीक। अब देखते हैं स्कीमा, और इससे तो हर बार क्वेश्चन बनता है। तो क्या कहलाता है स्कीमा, तो मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया। क्या है, मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो आपको यहाँ अपनी भाषा में बताने का प्रयास करें कि आपके दिमाग में जो ज्ञान का संपूर्ण संगठन भरा हुआ होता है उसी को हम स्कीमा कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि स्कीमा से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो हैं आपके जीन पियाजे। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन होता। मान के चलिए हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं, ये किस कारण से होता है, तो स्कीमा ही है जो हमें बताता है कि ए वस्तु ए होती है, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया। मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं और योग्यताएं निहित हैं उसे पियाजे ने क्या नाम दिया है, तो उसे कहा है स्कीमा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के पूछा गया, क्या था, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं, तो मानसिक प्रतिरूप और विचार को जीन पियाजे स्कीमा कहते हैं। ये भी आपका राइट आंसर था, स्कीमा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब 2 यहाँ पर टर्म और है, एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं। जिस तरह से आपका अविलोमीयता और संरक्षण का भाव होता है, उसी तरह से एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। क्या कहलाता है केंद्रीकरण, अर्थात किसी चीज़ के बारे में केवल एक ही तरीके से सोचना। स्पष्ट नाम से ही हो जाता है केंद्रित हो जाना केवल एक वस्तु पर। मान के चलिए यहाँ कोई पेन है, मान के चलिए एक पेंसिल है आपके पास में, तो यहाँ बालक केवल इसके बारे में एक ही चीज़ जानेगा कि इससे हम केवल लिख सकते हैं। ये आपकी किस अवस्था की विशेषता है, तो ये आगे बताएंगे। फिर नेक्स्ट होता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण मतलब वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचना। मान के चलिए यही पेंसिल का उदाहरण हम यदि लें, तो बालक यहाँ पर ये तो समझेगा ही कि इससे लिख सकते हैं, लेकिन इसके अन्य उपयोग भी यहाँ पर बता सकता है। जैसे कहेगा कि यदि इसमें स्याही खत्म हो जाती है तो इससे हम रंगोली भी बना सकते हैं कलर डाल के, इससे अन्य चीज़ भी बना सकते हैं। मतलब कई तरीके इसके बता देगा और वस्तुनिष्ठ तरीके से ही बताएगा, मतलब एक एक पार्ट को अलग करके। तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये किसकी विशेषताएं होती हैं, ये आगे चल के अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्तिता। ये क्या कहलाती है, तो किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानना या उसकी योग्यता प्रतिवर्तिता कहलाती है। नेक्स्ट है अनुकूलन, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ था कि कौन सा टर्म जीन पियाजे से संबंधित है, वहाँ आपका ऑप्शन अनुकूलन दिया गया था। तो ये क्या कहलाता है, तो बालक जानकारियों को अपने अनुसार ग्रहण करता है या अनुकूलित करता है। अनुकूलन की प्रक्रिया जो है वो जन्मजात होती है। मतलब वातावरण से यदि कोई वस्तु उसको प्राप्त करनी है तो वो अपने अनुसार उसे ग्रहण करेगा, ना कि दूसरे व्यक्तियों के, ठीक है। तो यही अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म समावेशन और समायोजन। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो बस आपको इंग्लिश नाम याद रख लेने हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि आप हिंदी के चक्कर में फंसते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये नाम याद नहीं रख पाते और गलत करके आ जाते हैं। समावेशन मतलब एसिमिलेशन और समायोजन मतलब एकोमोडेशन।
तो सिर्फ इतना याद रखना है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल कर देना बिना बदलाव के वो समावेशन होता है, और नई जानकारी में पुरानी जानकारी यदि हम शामिल करते हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो समायोजन कहलाता है। ये ऐसे समझ नहीं आने वाला, एग्जाम्पल से समझिए आप। मान के चलिए एक पक्षी है, ठीक है, एक पक्षी है जिसका नाम है गौरैया। क्या है? गौरैया, ठीक है। ये गौरैया है तो इसके बारे में बालक समझता है, जानता है, ठीक। उसके पिता ने बता रखा है कि ये पक्षी होता है और आसमान में उड़ता है। अब बालक ने कभी गौरैया के स्थान पर कबूतर देखता है तो वो डायरेक्ट शामिल कर लेता है कि ये भी एक पक्षी है, ठीक है। वो ये यहाँ पर अंतर नहीं करता कि ये गौरैया है या कबूतर है या कलर इसका ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं जानता। केवल वो तो ये समझता है कि ये भी पक्षी था, ये भी पक्षी, मतलब बदलाव नहीं किया, केवल पुरानी जानकारी में उसने नई जानकारी शामिल कर दी। ये क्या हो गया? समावेशन। लेकिन यहाँ क्या होता है समायोजन में कि ये पक्षी तो गौरैया है, तो ये तो उसको पता है, लेकिन उसने जब इसमें नई जानकारी शामिल करी पुरानी जानकारी में कि ये कबूतर है, फिर वो इसमें अंतर भी कर लेगा, मतलब बदलाव कर देगा। मतलब उसके पिता उसको इस तरह की जानकारी दे देते हैं कि जो गौरैया पक्षी है वो छोटा होता है, कबूतर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका रंग ऐसा होता है, इसका मतलब व्यवस्थित कर ले, बदलाव कर दे, तो वो समायोजन कहलाता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ और स्पष्ट तरीके से इनको समझ लेंगे, ठीक है। अब एक होता है संतुलन, जिसे साम्य धारण, संतुलीकरण, इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं, क्या कहलाता है? तो समावेशन और समायोजन के मध्य जो संतुलन का कार्य करता है, जो साम्य धारण का कार्य करता है, वही आपका संतुलीकरण कहलाता है। तो इतने टर्म आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी तो आने हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने बच्चों को वस्तु का संज्ञान कैसे हो, संज्ञान मतलब बच्चे वस्तुओं को कैसे समझते हैं, इसको बताने के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और इसमें बच्चों में अलग अलग अवस्थाओं में एक ही बच्चे एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग विचार होते हैं। ये सभी को पता है कि एक ही वस्तु के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के हर अवस्था में विचार बदल जाते हैं। मान के चलिए कोई खिलौना है तो शेष अवस्था में, या मान के चलिए इनके अनुसार यदि बात करें तो संवेदी अवस्था में इसके प्रति अलग विचार रखेगा बालक, फिर दूसरी अवस्था में आएगा पूर्व संक्रियात्मक में इसी वस्तु के प्रति अलग विचार हो जाएंगे, फिर तीसरी अवस्था में आएगा मूर्त संक्रियात्मक में तो इसी वस्तु के प्रति और उसके विचार अलग हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये इन्होंने बताया है कि अलग अलग अवस्थाओं में एक ही वस्तु के प्रति बालक के विचार बदलते हैं या अलग अलग होते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका संज्ञान यानी समझ उसकी रुचि के अनुसार हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी 4 अवस्थाएं, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं संवेदी गामक अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक होता है, इनकी सभी अवस्थाओं का क्रम बताइए, कौन सी अवस्था किस अवस्था से संबंधित है। कह देंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बालक की विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये पहले आप इनकी 4 अवस्थाएं, टाइम पीरियड और इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में भी इनका क्रम पूछ लेते हैं, ठीक। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। सबसे पहले इन्होंने बताई संवेदी पेशीय अवस्था, जिसी को इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं। तो संवेदी या इंद्रिय जनित आपने पढ़ा होगा, संवेदना क्या कहलाती है? ज्ञान की पहली सीढ़ी आपकी क्या कहलाती है? संवेदना। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती, पिछली बार ये भी क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर जो संवेदना होती है वो क्या कहलाती है? तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वही संवेदना के अंतर्गत आता है। तो जब भी आपसे कभी इस तरीके से ज्ञानेंद्रियों संबंधी क्वेश्चन बने तो जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है यदि पूछता है तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जैसे कह दें कि किस अवस्था में बालक आँख, कान, नाक और जीभ के माध्यम से सोचता, समझता, स्वाद लेता है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है? तो वो संवेदी गामक अवस्था है, ठीक है। अब यहाँ इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। और यह किस अवस्था से संबंधित है विकास की? तो शेष अवस्था से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा शेष अवस्था जन्म से कहीं कहीं 2 वर्ष दी गई होती है और कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष मानी गई है, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष हम यहाँ मान के चलेंगे। और यह जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? संवेदी अवस्था से, ठीक। नेक्स्ट है इनकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो हमने ऑपरेशन आपको बता दिया कि संक्रिया कहलाती क्या है, ठीक। यह 2 से 7 वर्ष की होती है।
अब यह किस अवस्था से संबंधित है, तो यदि हम शेष अवस्था को 2 से 6 मानेंगे तो यहाँ पर यह उत्तर शेष अवस्था हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम 0 से 2 मानते हैं तो यह पूर्व बाल्यावस्था मानी जाएगी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका तीसरी अवस्था है इनकी मूर्त, इसी को ठोस, इसी को स्थूल कहते हैं। संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह 7 से 11 वर्ष की होती है और यह हमारे विकास की बाल्यावस्था से संबंधित है, चाइल्डहुड से ये संबंधित है। नेक्स्ट और इनकी चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एब्स्ट्रैक्ट स्टेज इसे कहते हैं। यह 11 वर्ष से अधिक की होती है, कहीं कहीं 11 से 18 मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं 11 से 15 मिलता है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना 11 से अधिक अमूर्त अवस्था है और यह विकास की किस अवस्था से संबंधित है, एडोलसेंस किशोर अवस्था से। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अब आप गलत कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके इनकी अवस्थाएं और किस अवस्था में कौन सी विशेषता पाई जाती है ये देखेंगे। आपने टर्म सारे पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहली इनकी अवस्था संवेदी या इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, शेष अवस्था से संबंधित। तो यहाँ पर बालक बहुत छोटा होगा, आपको बता दें जन्म से 2 वर्ष में बालक कितना छोटा होता है आप दिमाग में रखेंगे। कोई पड़ोस में यदि बच्चा है तो उसके प्रति आप सोचिए कि वो क्या करता है, ठीक है, तो आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो यदि आपसे कहता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अभी अनुकरण क्या कहलाता है, तो बालक जो है अपने बड़ों को, आसपास के लोगों को या फिर अपने परिवार के सदस्यों को, माता को, पिता को, भाई बहन को करते हुए कुछ कार्य देखता है, उसी के अनुसार वो कार्य करने लगता है, अर्थात अनुकरण करता है। तो ये प्रवृत्ति किस अवस्था की है, आपकी संवेदी गामक अवस्था की है, ठीक है, याद रखना। पूछ सकते हैं कि अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो वैसे तो शेष अवस्था की विशेषता है, लेकिन जीन पियाजे, अब आपको बता दें आपने विकास की अवस्थाएं पढ़ी होंगी, तो जितनी भी शेष अवस्था की विशेषताएं हैं वो सारी जीन पियाजे की संवेदी अवस्था की विशेषताएं मानी है, ठीक है। इस तरह से बाल्यावस्था की विशेषताएं पूर्व संक्रियात्मक की हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी विशेषता किस अवस्था में, 100% इससे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो अब आपको पता है कि वस्तु स्थायित्व क्या कहलाता है और क्वेश्चन भी बताया कि किस तरीके से आता है। वस्तु भले ही मौजूद नहीं है, बालक का मतलब बालक के सामने उसका अस्तित्व होता है, यही वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस कहलाता है और यह किस अवस्था की विशेषता है, संवेदी अवस्था की। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, अभी बताया था बालक जो है जन्म के समय से ही रोना, गाना, हंसना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं जो करता है वो किस अवस्था की विशेषता है, संवेदी अवस्था की। नेक्स्ट है परिवर्ती क्रियाएं, वही आपको बताया था परिवर्ती क्रिया मतलब बालक एक कार्य को सीख जाता है तो बार बार उसको दोहराता है, ठीक है, ये भी आपकी संवेदी अवस्था की। नेक्स्ट अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये विशेषताएं भी आपकी संवेदी अवस्था की हैं। इंद्रियों के द्वारा अधिगम, इंद्रियां आंख, कान, नाक के द्वारा बालक सोचता समझता है, संवेदी अवस्था की विशेषता है। और नेक्स्ट है बालक कार्य क्षेत्र और कारण में संबंध स्थापित यह नहीं कर पाता क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इतनी विशेषताएं आपकी संवेदी अवस्था की हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं जीन पियाजे जो है इन्होंने संवेदी जो गामक अवस्था है इनकी पहली अवस्था, इसकी 6 उप अवस्थाएं बताई हैं। तो बस आपको यहाँ नाम याद रख लेने हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, मतलब बालक एक क्रियाओं को सीखने के बाद बार बार दोहराता है, तो ये जन्म से 1 महीने या 30 दिन की होती है। दूसरी वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह की होती है। तीसरी है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह की होती है। चौथी है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 महीने की होती है। नेक्स्ट है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 महीने की। और छठवीं है इनकी मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज, जो कि आपकी 18 से 24 माह की होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपका सीटेट में डीपली क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है, आपका जो एमपीटेट हुआ है वहाँ पर इससे डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पर ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी बस आप याद रखिए कि जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की, इसकी 6 उप अवस्थाएँ हैं और उनके नाम ए हैं और इनका टाइम काल इतना होता है, ठीक है। अब इनकी दूसरी अवस्था देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम काल होता है 2 से 7 वर्ष का और यह उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। अब इसमें कौन कौन से गुण होते हैं तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनका पहला गुण है आत्म केंद्रितता का गुण, अर्थात सेल्फ सेंटर्ड बालक यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ बालक केवल स्वयं को ही सब कुछ मानता है, दूसरे व्यक्ति उसको दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, तो यही कहलाती है आत्म केंद्रितता। ईगो सेंट्रिज्म में भी इसे कहते हैं। अहम केंद्रितता का भाव यहाँ पर बालक में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक विचार, इस अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता मान के चलिए। इससे पिछली बार 2 क्वेश्चन बने थे, एक तो पूछ लिया था डायरेक्ट कि प्रतीकात्मक विचार बालक के किस अवस्था में देखने को मिलते हैं जीन पियाजे की, और दूसरा पूछा था कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक संकेतों चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। तो इस तरीके से एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। तो प्रतीकात्मक विचार, अब प्रतीक को आप क्या क्या कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है, साइन कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे एक ही वर्ड के नाम है, एक ही शब्द के नाम है। तो याद रखना एक इसकी विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब अभी हमने पढ़ा था अविलोमीयता, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस अवस्था की ये विशेषता है। तो दिया है अविलोमीयता, अनुक्रमणशीलता या अपलटावीपन, ये क्या कहलाता है, किस में पाया जाता है। तो ये आपके अक्षरों और अभी बताया था अक्षरों और गिनती में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बालक वापस नहीं लौट पाता है, वही अपलटावीपन कहलाता है। तो ये किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। नेक्स्ट संरक्षण का भाव, मतलब ये दोनों विशेषताएं किस में पाई जाती हैं, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण का भाव मतलब आकृतियों में अंतर, मतलब पुनः आकृति पर नहीं आ पाता पुरानी। तो ये दोनों हो गए अविलोमीयता और संरक्षण का भाव आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। लेकिन यदि कह दें विलोमीयता का गुण किस में पाया जाता है, तो वो इनकी नेक्स्ट अवस्था में पाया जाता है, मतलब बालक सोच लेगा पलट करके। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, मतलब एक वस्तु के बारे में एक ही तरीके से सोच पाना, ये भी किसकी विशेषता है, आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। नेक्स्ट है दूसरों के विचार और दृष्टिकोण यहाँ नहीं समझ पाता कि उसके मन में दूसरे के क्या चल रहा है। नेक्स्ट गिनती और वर्णमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है, लेकिन पूरा क्रम यहाँ नहीं समझ पाता, केवल शुरुआत होती है, ये याद रखना। जीववाद की प्रवृत्ति, मतलब सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। पारगमनात्मक चिंतन, मतलब एक ही तरीके से चिंतन कर पाता है। नेक्स्ट है अतार्किक चिंतन, मतलब तर्क नहीं देता, केवल चिंतन कर लेता है, अतार्किक। और सजीव चिंतन, मतलब जो वस्तुएं जीवित हैं उसके बारे में चिंतन करता है। नेक्स्ट हल्की और भारी वस्तुएं, कौन सी वस्तु का वजन भारी है, कौन सी वस्तु का हल्का वजन है, इसका ज्ञान। रंगों को पहचानने लगता है, अक्षर भी लिखने लगता है और पूछने पर नाम भी बता देता है। तो ये सारी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। इसके अलावा कई विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन जहाँ से अभी तक क्वेश्चन बने हैं केवल हम वही विशेषताएं यहाँ लेकर आए हैं। जिस तरह से इनकी पहली अवस्था की 6 उपावस्थाएं होती हैं, उसी तरह से इनकी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 उपावस्थाएं हैं। तो यहाँ पर यदि डीपली क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पूछ लेगा कि प्राक संप्रत्यात्मक या पूर्व प्रज्ञा काल, प्री कंसेप्चुअल पीरियड इनका जो होता है ये 2 से 4 साल, मतलब इनकी जो पूर्व अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक कितनी होती है 2 से 7। तो इसी को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो पहली है प्राक अवस्था जिसे 2 से 4 बताया इन्होंने, और फिर दूसरी होती है इनकी अंतः प्रज्ञा काल। ठीक है, तो जैसे 4 से 7 बताया है। तो इसकी विशेषताएं यदि डीपली पूछता है कि सूचकता का विकास, अर्थात विचार वही सूचकता और संकेतों के द्वारा समझना। तो यदि पूर्व नहीं दिया ऑप्शन में तो ये दिया होगा प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है चिंतन और कार्य में संकेत चिन्ह, कहीं भी संकेत चिन्ह आ जाए तो आपको बस पूर्व संक्रियात्मक लगाना है। नेक्स्ट खेलों में स्वांग करना, नकल करना, खेल नाटक, मौखिक कार्य का सर्वाधिक विकास यहाँ हो जाता है। वही सारी प्रवृत्तियाँ आत्म केंद्रित होता है बालक। जीववाद, केंद्रीयकरण, अहम भाव पाया जाता है। और भौतिक घटनाओं का मानवीकरण, मतलब जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसको मानव से संबंधित करके बालक यहाँ सोचता है। जैसे कह देगा कि सूर्य उदास है, ये मानव की भांति कहता है। जैसे मानव उदास होता है तो वो समझ नहीं पाता कि कौन वस्तु जीवित है कौन निर्जीव है, तो इस तरीके से ये बातें करता है। नेक्स्ट अंतर्दर्शी या अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष का होता है। सहज चिंतन, मतलब कोई इसमें मिलावट नहीं होती। जादुई चिंतन, नियम ना समझ पाना। साधारण मानसिक क्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग की शुरुआत हो जाती है। और पदानुक्रम में ऊपर नीचे क्रम का वर्गीकरण का यहाँ अभाव पाया जाता है कि कौन सी वस्तु छोटी है जो नीचे आएगी, कौन सी बड़ी है वो ऊपर आएगी, ये अभाव होता है। तो ये होती हैं पूर्व संक्रियात्मकता की विशेषताएं। नेक्स्ट है
मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से 11 वर्ष बाल्यावस्था से संबंधित। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है इसकी वस्तुओं को पहचानना, वर्गीकरण, तुलना और संबंध। कहीं भी वर्गीकरण तुलना की बात करता है या फिर आपकी जो इकाइयाँ होती, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, आयतन हो गया, तो ये सारी चीज़ें यदि आपसे पूछता है कभी भी, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन लगा देना है मूर्त अवस्था, क्योंकि इसी की ये सारी विशेषताएं हैं। अब यहाँ विलोमीयता और पलटावीपन का गुण बालक में आ जाता है। यदि हम बालक से यहाँ कहेंगे कि 2 + 2 = 4 होता है, तो बालक यहाँ पर ये भी बता देगा पलट करके कि 4 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो पुनः 2 पर आ जाएंगे। मतलब ये विलोमीयता का गुण यहाँ पर बालक में आ जाता है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। वही आपको बताया कि एक वस्तु के विषय में बालक गहन तरीके से सोच सकता है। सीधी बात, अपसारी चिंतन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तार्किक और मूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, तो तर्क लगा लेगा। मूर्त चिंतन मूर्त संक्रियात्मकता की विशेषता। नेक्स्ट है सादृश्यता, मतलब समान समान वस्तुओं में बता देगा कि ये वस्तु समान समान है। सादृश्यता। द्रव्यमान, वही बताया आपको। संख्या, क्षेत्रफल, आयतन, इस सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। संरक्षण की उसमें समझ आ जाती है कि कौन सी वस्तुएं हमें संरक्षित करके रखनी है। गणितीय संक्रियाओं की पूर्ण रूप से समझ यहाँ आ जाती है। पंक्तिबद्धता का विकास हो जाता है, पंक्तियाँ बना लेता है। बहुविध और विपरीत योग्यता, मतलब पलट कर सोच सकता है। दशाओं का ज्ञान, नक्शे की समझ, मतलब जितनी भी इकाइयाँ हैं वो सारी सोच यहाँ पर विकसित हो जाती है। और कार्य और कारण में यह संबंध भी मतलब बना लेता है। ठीक, तो ये सारी मूर्त संक्रियात्मकता की विशेषताएं हैं। चौथी अवस्था अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सबसे कठिन चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर करने लगता है बालक। और एक किशोर अवस्था से संबंधित 11 से अधिक वर्ष की होती है। मानसिक विकास की उच्चतम अवस्था, मतलब सारी मानसिक क्रियाएं विकसित हो जाती हैं। बुद्धि, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, संरक्षण, सारी चीज़ें। ठीक है। अमूर्त चिंतन यहाँ पर पाया जाता है, मतलब जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी बालक यहाँ चिंतन करने लगता है। परिकाल्पनिक चिंतन करने लगता है। निगमन तर्क का विकास, अर्थात नियम यदि हम उसको दे देते हैं तो वो उससे कई उदाहरण निकाल सकता है। ये विकास यहाँ हो जाता है। फिर स्थापनात्मक सोच विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता डायवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अब यहाँ बालक स्वयं के बारे में भी समझ जाता है कि उसमें क्या कमी है, क्या उसमें अच्छाई है, ये चीज़ें। ठीक है, मतलब आत्मचेतना और आत्मध्यान, स्वयं पर ध्यान देने लगता है। इनका विकास 2 रूपों में होता है। एक तो बालक काल्पनिक श्रोता होता है और व्यक्तिगत या निजी गाथा, और सभी मानसिक योग्यताएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तो ये सारी इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएँ हैं। आई होप आपको सारी अवस्थाएँ और उनकी विशेषताएँ समझ में आ चुकी होंगी। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इनके आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। ठीक है, पहले आपको आंसर लगाना है, फिर आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से हमने यहाँ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। पहला है जीन पियाजे किससे संबंधित हैं, तो क्या सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, प्रयास एवं त्रुटि से, या क्लासिकल थ्योरी से। तो आपको बता दें ये सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है, हमारे लेव वाइगोत्स्की का, जो हमने पिछली क्लास में कर लिया है। इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है हमारे जीन पियाजे का। ठीक है, तो इसी से ये संबंधित है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी रहेगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो अभी हमने पढ़ा कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। अब ये चारों अवस्थाओं का क्रम यदि पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिया है कि अवस्थाओं का क्रम क्या है, तो यहाँ आपको बताना है। यहाँ दिया है औपचारिक, जो कि चौथी अवस्था है, गलत हो गया। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बिल्कुल सही। पूर्व अवस्था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, अर्थात इनकी तीसरी अवस्था। तो पहली होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 की होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यही पूछा है 7 से 11 वर्ष की ये होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 से 11 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के विचार से बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता और नन्ना वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन जीन पियाजे का है। ठीक है, यदि ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं है तो फिर लेव वाइगोत्स्की भी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है? तो अभी आपको बताया संपूर्ण ज्ञान के संगठन या पैकेट्स को इन्होंने स्कीमा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, ये क्या कहलाता है जीन पियाजे के अनुसार? तो ये कहलाता है जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करने को क्या कहते हैं? तो ये दोनों में डिफरेंट कल बताया था। वाइगोस्की से व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जबकि जीन पियाजे बच्चे के स्वयं से बातें करने को अहम केंद्रितता कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार, तो आपको कल बताया था जीन पियाजे और वाइगोस्की में भाषा और विचार में अंतर पाया जाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार भाषा से पहले आते हैं, बिल्कुल विचार पहले भाषा बाद में आती है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं भाषा पहले विचार बाद में आते हैं। तो याद रखना जीन पियाजे विचार पहले भाषा बाद में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जीन पियाजे से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो यहाँ पर अनुकूलन इनसे संबंधित है, संक्रिया अर्थात ऑपरेशन और वस्तुस्थित्व, लेकिन जो इसके फोल्डिंग है ये लेब वाइगोस्की से संबंधित है और यही पूछा है कौन सा जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना, इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो छिपी वस्तुओं को ढूंढ लेता है, इसका मतलब है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, अर्थात अस्तित्व होता है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल यही रहेगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे की एक पुस्तक कौन सी नहीं है? तो अभी आपको बताया साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इनकी बुक है, लैंग्वेज थॉट एंड चाइल्ड इनकी बुक है, और द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों जीन पियाजे की बुकें हैं। लेकिन जो एनिमल इंटेलिजेंसी बुक है ये हमारे थॉर्नडाइक की बुक है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु के प्रत्येक पक्ष पर वास्तविक और वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना, जीन पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? तो वस्तुनिष्ठ मतलब डीपली सोचना। आपको अपसारी चिंतन अभी बताया था, ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकारियों को बच्चा अपने अनुसार ग्रहण करता है, मतलब स्वयं के अनुसार ग्रहण करता है, इसे जीन पियाजे क्या कहते हैं? तो इसे जीन पियाजे अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन अभी हमने पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट है पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना बिना किसी विरोध की, तो ये क्या कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है आपका समावेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, लेकिन विरोध कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? समायोजन अर्थात एकोमोडेशन। ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा जब किसी बिंदु से आगे चला जाता है और पुनः उस पर वापस नहीं आ पाता है तो इसे क्या कहते हैं? वो अभी अब हमने आपको बताया था, पी से बी बना दिया और फिर बी से वो पी पर नहीं आ पाता, तो ये कहलाता है अपलटावीपन, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? तो इनके सभी चरण स्थिर हैं क्या? सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं? सभी चरणों का क्रम स्थिर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता? सभी चरण एक दूसरे से अलग हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सभी चरण एक दूसरे से अलग हैं। यही पूछा है कौन सा गलत है, क्योंकि सभी चरण एक दूसरे से अलग होते। सभी चरण स्थिर हैं, बिल्कुल सही, स्थिर हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। सभी चरण आगे बढ़ते हैं गुणात्मक रूप से, मतलब बदलाव होता जाता है, और क्रम स्थिर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल स्थिर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मूर्त संक्रियात्मक आ गई अवस्था, इसके बाद आपकी ज्ञानेंद्रिय अवस्था आ जाएगी, नहीं। ठीक है, तो ये हुए आपके आज के क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से आप लोग कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू।